अलगाववादियों से मुलाकात करता है पाकिस्तान, लेकिन भारत को अब बर्दाश्त नहीं ये मुलाकात। भारत के ऐतराज के बाद भी पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं से मुलाकात जारी रखे हुए है, लेकिन मोदी सरकार को अब पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा स्वीकार नहीं और इसीलिए पाकिस्तान से बातचीत न करने का बड़ा फैसला किया है मोदी सरकार ने। लेकिन पाकिस्तान के उच्चायुक्त एक के बाद एक अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर भारत के ऐतराज को नजरअंदाज कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क एक तरफ तो भारत से बातचीत करने की बात करता है, तो वहीं अलगाववादी नेताओं से मुलाकात भी कर रहा है। भारत की चेतावनी को नजरअंदाज करता है पाक, लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। भारत के बार बार वार्निंग देने के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सीज फायर के उल्लंघन पर लगाम लगाने को कहा, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान उच्चायुक्त के बेतुके बोल, भारत पर लगाया सीज फायर उल्लंघन का आरोप। भारत के बार बार सीज फायर तोड़ने के आरोपों के बीच पाकिस्तान ने भारत पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पाक उच्चायुक्त का कहना है कि भारत ने 57 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद भारत लगातार पाकिस्तान पर सख्त रवैया अपनाए हुए है। मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है कि अब किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान का दोहरा मापदंड भारत को स्वीकार नहीं होगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर ही सीज फायर तोड़ने का जो बड़ा आरोप लगाया है, उसके बाद पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान से शांति की पहल की है और कश्मीर मुद्दे को भी बातचीत के जरिए सुलझाने का हिमायती रहा है। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये भाषा समझ नहीं आती, तभी तो भारत के बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। लेकिन मोदी सरकार पाकिस्तान की इस दोहरी नीति को पहचान चुकी है। तभी अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात पर कड़ा एतराज जताते हुए पाकिस्तान से बातचीत न करने का फैसला किया। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत पर ही सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाकर ये जता दिया है कि भले ही वो भारत के साथ बातचीत करने की बात कर रहा हो, लेकिन उसके मंसूबे कतई साफ नहीं है। राजचक्र में हम इसी गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ मेहमानों का एक पूरा पैनल। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ए.के. वाजपेयी जी, विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर एस.के. दत्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण कपूर जी और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी के नेता बशीर पटेल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 7 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। तो इससे पहले कि बहस की शुरुआत करें, आपको दिखाते हैं कि पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत पर बड़े आरोप लगाने के साथ साथ अलगाववादियों से मुलाकात पर आखिर क्या सफाई दी है। पाकिस्तान ने दिखाया दोहरा चेहरा, पहले अलगाववादियों से मुलाकात, फिर शांति की बात। पाकिस्तान भारत के साथ हमेशा ही दोहरा चेहरा अख्तियार करता रहा है। एक तरफ तो अलगाववादी नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखता है, तो सामने से भारत के साथ शांति की बात करता है। दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से मिलने के बाद पाकिस्तान ने अब सफाई पेश की है। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित का कहना है कि पाक अधिकारियों का अलगाववादियों से मिलना पुरानी परंपरा रही है और बीते 20 सालों से अलगाववादियों से मुलाकात चली आ रही है। As I told you, this has been a long-standing practice. We have been meeting Hurriyat leaders, Kashmiri leaders for now over decades, and our Foreign Office has very adequately articulated our position. So beyond that, I would not really like to add anything to that. कश्मीर एक विवादित मुद्दा है।
बातचीत से ही सुलझ सकता है मुद्दा। कश्मीर मुद्दे पर अलगाववादी नेताओं से बातचीत का समर्थन करते हुए बासित का कहना है कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है और दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। Both India and Pakistan agree that Jammu and Kashmir is a bilateral dispute. Whether it is UN resolutions, it is Shimla Accord, it is a composite dialogue, both sides agree that this is a dispute which needs to be resolved peacefully. भारत पर लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप। 57 बार पाक चौकियों को बनाया गया निशाना। बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीजफायर तोड़ते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके उलट भारत पर ही सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा दिया। पाक उच्चायुक्त का कहना है कि भारत ने पिछले साल जुलाई से अब तक 57 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। आतंकवाद से केवल भारत ही पीड़ित नहीं, पाकिस्तान भी आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। भारत हमेशा पाकिस्तान पर आतंकियों और मोस्ट वांटेड को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, वो चाहे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या फिर दाऊद इब्राहिम। लेकिन पाकिस्तान भी आतंकवाद की आग से बच नहीं सका है। अब्दुल बासित का कहना है कि 9/11 के बाद से आतंकवाद से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। After 9/11, we have been facing the challenge of terrorism, which has incurred hugely on Pakistan. Over the last 11-12 years, we have lost over 50,000 of our innocent civilians, as well as over 5,000 security personnel. भारत ने अलगाववादियों से मुलाकात पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पाकिस्तान से बातचीत बंद करने का बड़ा फैसला किया है। लेकिन जिस तरह से पाक भारत की चेतावनी की अनदेखी कर भारत पर ही सीजफायर का आरोप लगा रहा है, उससे तो यही जाहिर होता है कि भारत के साथ शांति की बात पाकिस्तान का सिर्फ एक दिखावा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो आइए राजचक्र में बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात जो बेहद जरूरी है वो ये कि दुनिया भर में एक दस्तूर है कि जब भी कोई देश का प्रतिनिधि या फिर देश का कोई नुमाइंदा किसी दूसरे देश में जाता है तो एक राजनयिक परंपरा होती है जिसके तहत इस बात को निभाना होता है कि मुल्क के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वालों से या फिर दूसरे जो विद्रोही हैं उनसे मुलाकात नहीं की जाती है, जैसा कि पाकिस्तान ने हिमाकत की है। और ये हिमाकत पहली बार पाकिस्तान ने नहीं की है, पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की जाती रही है, लेकिन तब के तत्कालीन जो सरकार रहे हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नाजायज फायदा बार बार पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसको लेकर अब सुधार की बात नरेंद्र मोदी ने की है। सबसे पहले हम ए.के. वाजपेयी जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पाकिस्तान का ये रुख रहा है, पाकिस्तान ने उल्टे चोर कोतवाल को डांटे जैसी कहावत को यहाँ पर सच कर दिखाया है। क्या लगता है कि जो हमारे तब के तत्कालीन गवर्नमेंट थे उनकी ढील का नतीजा है कि पाकिस्तान आज ये भी कहने पर आतुर हो गया है? देखिए, ऐसा है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं करीब 70-80 दिन होने को आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश पूरे विश्व को दिया है वो एक शांति का संदेश दिया है और उसकी पहल की उन्होंने। ये नहीं कि सिर्फ बातें की हैं, अपने ओथ सेरेमनी में सारे पड़ोसी देशों को बनाया और उनको बुलाकर उनसे मीटिंग की और उन्होंने संदेश दिया कि हम पड़ोसियों के साथ जो है अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा देश है वो किसी बाहरी ताकतों से गाइडेड नहीं है, वो स्वतंत्र तरीके से अपनी विदेश नीति बनाता है, अपने रिश्तों का इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ यदि आप देखें कि पाकिस्तान है वो बाहरी ताकतों से भी प्रभावित रहता है, अंदरूनी जो ताकतें हैं उसमें भी उनका सेल्फ इंटरेस्ट रहता है और कोई भी डिसीजन डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए बार बार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन अब एक जो कड़ा नेतृत्व आया है
जो मोदी जी जाने जाते हैं कि कठोर फैसले लेंगे, जी। उसी नीति के चलते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है और एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर आप पुरानी तरह की नीतियों पर चलेंगे और हमारे देश में अलगाववादी लोगों को उकसाएंगे या उनको किसी तरह का प्रलोभन देंगे तो ये भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इसकी विश्व के सभी देशों ने सराहना की है। ये नहीं है कि कोई एक सिंबॉलिक डिसीजन है, ये एक बहुत कड़ा फैसला है जो कि दूर दराज में जाकर अगर आप देखेंगे तो इसके फल जो होंगे वो हमारे देश के हित में ही होंगे। जी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी भारत के साथ संयम बरत के हमारे दोस्ती का जो न्योता दिया गया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी, चलिए डॉक्टर एस के दत्ता जी के पास चलेंगे। दत्ता साहब, क्या कहेंगे आपको जो पाकिस्तान की दलील है कि 20 सालों से चली आ रही है परंपरा है, अलगाववादियों से हम बातचीत करते रहे हैं, ये दलील कितना आप इसको उचित मानते हैं? मैं समझता हूँ कि 2 कन्वेंशन का उल्लेख करूँगा यहाँ पे, वियना कन्वेंशन क्लॉज नंबर 4 और जेनेवा कन्वेंशन, जो संयुक्त राष्ट्र के 2 कन्वेंशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है ये, जिसका सिग्नेटरी पाकिस्तान भी है, भारत भी है। इन दोनों कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश के किसी भी प्रांत पे अगर कुछ अलगाववादी लोग या फिर जिस देश पे आप राजदूत होके गए हो उस देश के ऐसे विवादित लोगों के साथ मिलना दोनों देशों के हित में नहीं है और वो उस दूतावास के मतलब कि रूपरेखा में भी नहीं आता है, कामकाज के दायरे में भी नहीं आता है। क्योंकि दोनों मुल्क दोनों कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, तो नेचुरल है कि इस कन्वेंशन के तमाम जितने सारे चीज़ें हैं दोनों मुल्क पे लागू होता है। पाकिस्तान ने अगर पास्ट का उदाहरण देते हुए अगर ये दलील दे रही है कि हुर्रियत के लोगों के साथ पहले भी हम लोग वार्तालाप किए हैं और मिले हैं, तो वहां पे ही पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है पहले ही। क्योंकि आपने अगर वार्तालाप पहले भी अगर आपने किया है दूसरे देश के सॉइल में रह के और उसके बाद उस देश के इजाजत के बिना अगर आप वार्तालाप किए हैं, वो उस देश की बड़प्पन है कि आपके इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। और क्योंकि आपने वायलेट किया है ये दोनों कन्वेंशन का, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आपके ऊपर हर प्रावधान लग सकता है जो ये दोनों कन्वेंशन कहता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि परंपरा जो है, पुरानी परंपरा, अगर पुरानी परंपरा पे अगर किसी तरह के संशोधन की अगर आवश्यकता होती है या फिर पुरानी परंपरा हमेशा एक तरह नहीं रह सकता है, समय के साथ पुरानी परंपरा भी बदलता है। आज हमारे देश के सरकार ने अगर सटीक शब्दों में अगर कहा है और खास करके आपके विदेश मंत्रालय ने अगर कहा है ये बात पाकिस्तान के राजदूत को कि आप ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे जो भारत के विरोध में काम करते हैं, जो टेररिस्ट हैं या फिर जो सेपरेटिस्ट हैं, उसके बावजूद आप अगर भारत के भूमि के अंदर इस चेतावनी का उल्लंघन अगर आप करते हैं और चेतावनी के बावजूद आप अगर मिलते हैं, तो देश के जो कानून है, भारत के जो कानून है उसका भी उल्लंघन आप कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान के राजदूत क्या वो आइसोलेटेड वे में इस चीज के बारे में ऐसे कदम उठाए हैं या फिर पाकिस्तान का प्रशासन का सीधा सीधा इस चीज पे एक तरह से इशारा है। दो में से कोई एक चीज होगा, दो में से कोई अगर एक चीज है। मैं समझता हूं कि नैतिकता के आधार पे उनको हमारे देश से तुरंत चले जाना चाहिए और उनको तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। और अगर नहीं छोड़ते हैं, जिस तरह का उल्लंघन उन्होंने किया है, कल भी किया है, आज भी किया है, मेरा भारत सरकार से गुहार है और एक तरह से मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उनको 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में चेतावनी देके वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान के सरकार को इत्तला कर देनी चाहिए कि ऐसे लोग जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, दोनों देशों के मित्रता वाला संबंध को खराब करने की जो प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ इस देश में रहना उचित नहीं है और अनुचित है। दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का दहशतगर्दी फैला है
और जिस हिसाब का माहौल है, वहां के प्रधानमंत्री खुद कैद हो गए हैं इस्लामाबाद में, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल से पूरे चीजों को हटाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति और गंदा वातावरण जो खड़ा हुआ है, उससे अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के चीजों को हटाने के लिए ये एक षड्यंत्र के हिसाब से ये एक प्रयास है। और ये तो बहुत ही हास्यनीय है कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना एक कहावत कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जननी है, आतंकवाद का शुरुआत पाकिस्तान से होता है और अंत भी पाकिस्तान में होता है। तो ये कह देना कि जम्मू एंड कश्मीर के प्रांत का भारत ने उल्लंघन किया है, सबसे बड़ा सफेद झूठ है। बिल्कुल। और जो बातें अब पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, वो अपनी करनी का ही फल भोग रहा है। प्रवीण कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि 20 साल से हम अलगाववादियों से बात करते आए हैं, ये परंपरा रही है और इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये जो तत्कालीन गवर्नमेंट उस वक्त की थी, उन्होंने इन तमाम बातों को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? पूजा जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो 20 साल से बातें नहीं कर रहे थे, वो 10 साल से बातें कर रहे थे। 10 साल से पहले जो सरकार थी, उसके दौर में उनकी हिम्मत नहीं थी कि कभी बात करें, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान से हमारे संबंध इतने खराब चल रहे थे कि उस दौर में ऐसी कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान उच्चायुक्त इंडिया में रह के कर ही नहीं सकते थे। तो एक तो विषय यह है कि 10 साल जो सरकार अभी रह के गई है, उसने ये सब मौके दिए और आज भी उसके प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर जी ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं कि ये सब होने देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम इसे भारतीय जनता पार्टी में एक अन्य रूप में भी देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो, यही नवाज शरीफ उस वक्त भी थे पाकिस्तान में, और वो लाहौर बस यात्रा का धोखा वाजपेयी जी को इन्होंने दिया था, और उसके तुरंत बाद वहां की सेना ने वो कारगिल वाला काम कर डाला था। आज अगर आप दोनों चीजों को उठा करके देखें तो इधर हमसे वार्ता की बातें, मोदी जी के शपथ ग्रहण में आना, अच्छी अच्छी बातें करना नवाज शरीफ के द्वारा, वो शौले भेंट करना, साड़ियां लाना, और उसके तुरंत बाद उनके उच्चायुक्त के द्वारा यह हरकत करना, मैं इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख के देखता हूं। शायद पाकिस्तान की औकात उस दिन युद्ध करने की थी, छद्म युद्ध करने की थी, वो कर लिया। आज इस तरीके से हमारी जड़ों को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अलगाववादियों को बल दे रहे हैं। जो अलगाववादी साधारणतः दिल्ली नहीं आ पाते हैं ज्यादा, उनको एक उच्चायुक्त के द्वारा बुलाना, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की मंशा बिल्कुल भी बात करने की नहीं है, वो एक तमाशा कर रहा है। और जैसा अभी कहा हमारे एनालिस्ट दत्ता साहब ने कि पाकिस्तान की नीति में और रीति में, दोनों में हमेशा अंतर होता है। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है, आज फिर सामने आ रहा है। मगर इस सब में ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि हमारे कांग्रेस के नेता, खासकर वो नेता जो डिप्लोमेटिक एवेन्यू में काम कर चुके हैं, वो आज आगे बढ़कर पाकिस्तान के उच्चायुक्त का समर्थन कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि भारत में पिछले 68 साल में कभी भी किसी विपक्षी पार्टी ने विदेशी नीति के मामले में, या दो एनालिस्ट बैठे हैं, विदेशी नीति के मामले में, पाकिस्तान के प्रति नीति के मामले में कभी भी सरकार के विरुद्ध जाकर के कुछ नहीं बोला। मगर ये पहला मौका है कि कल से, जब से सरकार ने वार्ता रद्द की है, उसके बाद से मणिशंकर अय्यर दुनिया भर की ऊट पटांग भाषा बोल रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान का मनोबल बढ़े। जी, चलिए इस पर हम जाएंगे बाद में, लेकिन AK वाजपेयी जी के पास चलेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता नरेंद्र मोदी ने रद्द की है, उससे अब मोदी की जो पाकिस्तान नीति है वो कहीं ना कहीं साफ होने लगी है क्या, जिसका पहले सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने कोई नीति चेंज अभी नहीं की है, अभी कोई ज़्यादा समय निकला नहीं है, इसलिए वो नीति जो बनी हुई थी वो कांग्रेस की चल रही है अभी, क्योंकि विदेश नीति इतनी जल्दी बदला नहीं करती है। लेकिन ये उनका काम करने का तरीका है कि जब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से अगर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं
तो उनका इस तरह से रिएक्ट करना ये जी। उनके नेचर में शामिल है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि विदेशी ताकतों के चलते हुए अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो उसका अल्टीमेट नुकसान उनको ही होने जाना है। अभी क्या है कि पाकिस्तान किसी के हाथों में खेल रहा है, पाकिस्तान पहले किसी के हाथों में खेला करता था, तो वो जो इंटरनेशनल राजनीति चल रही है उसका एक मोहरा बना हुआ है, उसकी अपनी समझ काम नहीं करती है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बढ़िया आदमी हो सकते हैं, एक बिहार कुशल आदमी हो सकते हैं, लेकिन जब नीति की बात आती है तो वो बिल्कुल टाई टाई फिश की तरह हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, चाहे वो इमरान खान है, अभी आपने देखा है कि वो बैठ गए हैं वहाँ रेड एरिया में आके, और वो चाहते हैं और हो सकता है वहाँ कि जल्दी शासन भी पलट जाए। तो अभी इस पे ज़्यादा कठोर बरतना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, और मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में है और पूरा एक संदेश दिया है। वो हर मामले में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो क्रियाकलाप रहा है उसमें एक संदेश देते हैं और उसको रिएक्ट करके फौरन प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये भारतवासियों के लिए अच्छा है। अगर इसी तरह का सिलसिला चलेगा, रोजगार की बात करेंगे, आतंकवाद को कंट्रोल करने की बात करेंगे, बल्कि मेरा तो मानना ये है कि क्यों ना इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान के उच्चाई एम्बेसडर ने जो किया वो तो किया, लेकिन ये लोग क्यों जा रहे हैं मिलने के लिए? तो इस तरह के अगर निर्णय लिए जाएंगे तो वो देश हित में है, और इस निर्णय को पूरी तरीके से सही मानना चाहिए। पाकिस्तान को भी सबक लेना चाहिए कि अब ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। दोस्ती करनी है तो पूरी तरीके से करो, वो आपके हित में भी है और हमारे हित में भी है। अगर व्यापार दोनों का खुलेगा तो वहाँ की जनता को लाभ होगा, यहाँ की जनता को लाभ होगा, ये उनको समझना पड़ेगा। इशू डाइवर्ट करने से कोई शांति बनने वाली है नहीं। जी, दत्ता साहब, क्या लग रहा है पाकिस्तान का ये जो कदम है वो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि यहाँ पे आज मैं सुन रहा था आपके पाकिस्तान के राजदूत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन के बारे में कहा है। संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन 1948 की रेजोल्यूशन है, उस पे 3 क्लॉजेस है, 1, 2, 3। दूसरी क्लॉज जो है वो जिसको पाकिस्तान ने अभी तक लागू नहीं किया है, क्योंकि लागू नहीं किया है तो इसलिए तीसरी क्लॉज लागू नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के जो और आपके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, लगातार कई तरह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि उस क्लॉज की अब और कोई मान्यता नहीं है 1948 के क्लॉज के, तो इसलिए वो क्लॉज को लेकर माथापीछी करके कोई समाधान नहीं निकलेगा। पाकिस्तान को इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात, शिमला एग्रीमेंट की गुहार दी गई है और लाहौर समझौता का जो ट्रीटी हुआ था वाजपेयी जी और नवाज शरीफ के बीच में, उसका भी गुहार पाकिस्तान के राजदूत ने कहा है। उस दोनों ट्रीटी को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सीधे सीधे कहा गया है कि जब तक किसी तरह का फाइनल रेजोल्यूशन नहीं होता है तमाम मुद्दों को लेके, तब तक मतलब कि शांति वार्ता की जो प्रोसेस है वो चलना चाहिए और दोनों देशों के बीच में मित्रता की संबंध होनी चाहिए और शांति कायम होनी चाहिए। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए जिसके चलते शांति भंग हो या फिर वातावरण खराब हो। पाकिस्तान ने लगातार इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज का उल्लंघन किया है, लाहौर वार्ता का या फिर शिमला एग्रीमेंट का। तो इसलिए पाकिस्तान के राजदूत का ये कह देना कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये अपने आप में एक हास्यनीय चीज है, क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, कश्मीर का रेजोल्यूशन असेंबली में 1950s का, 52 का, 56 का तमाम रेजोल्यूशन सीधा सीधा कहीं ना कहीं पे ये जो पारित हुआ था वहां पे असेंबली में, सीधा सीधा ये कहता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हाँ, डिस्प्यूटेड अगर है तो वो जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, जिसको ये लोग पीओके कहते हैं, मैं उसको पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका कहता हूं, वो डिस्प्यूटेड है, वो भारत को सौंपना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। वार्ता अगर होगी तो उस चीज को लेकर वार्ता होगी। जहां बात आती है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों का शामिल होना, मैं समझता हूं कि इनके ऊपर राकुसा का कानून लगना चाहिए,
ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट का कानून लगना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के चेतावनी के बाद भी जब ये लोग जाके मिले हैं और सरेआम जो ये कहे हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है, ये भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि मोदी जी के सरकार को अगला कदम उठाने की आवश्यकता है। अगला कदम में दो चीज है, एक तो है कि इन लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए जितने सारे लोग जाके पाकिस्तान के राजदूत के साथ मिले थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के राजदूत को सभ्य भाषा में कह देना चाहिए कि आपका जो यहां पे रहना भारत पाकिस्तान के हित में नहीं है, दक्षिण एशिया के शांति के हित में नहीं है। बेटर यही होगा कि या तो आप स्वयं यहां से चले जाए सम्मान के साथ, या तो फिर हमें मजबूरन हो कहना पड़ेगा कि आप हमारे देश को छोड़ के जाइए। जी चलिए दत्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दत्ता साहब के पास वक्त की कमी है, हमारे साथ यहीं तक जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। 7 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज इसी अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। पाकिस्तान भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने पिछले 10 दिनों में 11 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं गृह मंत्रालय के खबर के मुताबिक पिछले 1 महीने में 40 आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो शांति की बात करता है, तो दूसरी ओर भारत की चेतावनी को नजरअंदाज कर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हमीरपुर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारतीय जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक पिछले 10 दिनों में 11 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। 17 अगस्त की रात को जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सब सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 20 भारतीय चौकियों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की गई। इसमें एक ग्रामीण घायल हुआ था। इसके पहले पुंछ में 13 अगस्त की रात को बालकोटे और हमीरपुर में भी 2 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के अरनिया आरएसपुरा क्षेत्रों में 12 अगस्त को 5 चौकियों पर भी गोलीबारी की थी। 11 अगस्त को पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवानों समेत 4 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने 10 अगस्त को नियंत्रण रेखा पर पुंछ के मेढर सेक्टर में स्वचालित हथियारों से भारतीय चौकियों पर भी गोलीबारी की थी। पाकिस्तानी सैनिक लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बना रहे हैं और भारत में आतंकी साया बना हुआ है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 1 महीने में 40 आतंकी भारत में घुस गए हैं, जबकि करीब 200 आतंकी अभी भी घुसपैठ करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत में घुसने के लिए नाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आईएसआई और पाक सेना रेंजर्स ने 16 नए मार्गों को खोजा है जिससे भारत में घुसा जा सके। साथ ही कई पुराने मार्गों को भी सक्रिय किया गया है। आतंकियों के भारत में घुसने की खबर के बाद गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ने की गुस्ताखी कर रहा है और आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ तेज कर दी है, लेकिन इसके उलट भारत पर ही सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाकर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जी हाँ, तो पाकिस्तान के मंसूबे कितने साफ हैं, इस रिपोर्ट से ये साफ हो रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय के हवाले से आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 200 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 16 ऐसे नए रास्ते हैं जिनसे आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। नालों के जरिए प्रवेश कराया जा रहा है। जो पुराने मार्ग थे उन्हें सक्रिय किया जा रहा है। तो तमाम ये सबूत हैं पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान बातें कर रहा है उसका किस तरीके का दोहरा चरित्र है ये साफ होता है। वाजपेयी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आप इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है, और उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि आज तक वहाँ पे डेमोक्रेसी पूरे तरीके से नहीं आ पाई है। सैनिक शासन वहाँ हर वक्त मुस्तैद रहता है। नाम के लिए डेमोक्रेसी का रूल करने के लिए डेमोक्रेटिक पर इलेक्शन करा दिए जाते हैं और वहाँ से एक आदमी आ जाता है, लेकिन उससे नुकसान किसका है?
वो खुद इस बात को समझना चाहिए उनको कि नुकसान तो उन्हीं का है। सबसे ज्यादा आतंकवाद उनके कंट्री में हो रहा है। आतंकवाद को अगर वो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे उनको क्या मिलना है। और जहां तक रहा सबूत का सवाल, हम लोगों ने कितनी बार सबूत दिए, हमने बॉम्बे के भी सबूत दिए और सीज फायर के सबूत दिए, बी हेडिंग के सबूत दिए, लेकिन सबूतों से तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उसका वो वायलेशन करते हैं। अभी मेरे मित्र ने बताया कि फला जिनेवा कॉन्फ्रेंस का ये क्लॉज लागू होती है, उसकी ये क्लॉज लागू होती है, लेकिन वो क्लॉज वगैरह वो लोग मानते नहीं है। और उनको सही दिशा में काम करना चाहिए, अपनी जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए, ट्रेड को खोलना चाहिए, डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो सब वहाँ पॉसिबल नहीं है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो बाहरी ताकतों से फंड्स लेते हैं, उनके इरादों के हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, और उसका अंतिम परिणाम जो है वो उनको भुगतना पड़ सकता है जी। ये हमारा मानना है। दूसरी तरफ एक बात और तय है कि हमारा देश, हमारे लोग, हमारे नेता शांति प्रिय ढंग से, शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय ढंग से कोई भी एक्शन करते हैं। और आगे भी ये माना जाएगा कि उनको चेतावनी तो दी जाए, लेकिन फिर भी वो वार्ता का द्वार खोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसी में अल्टीमेट भलाई है, यहाँ की देश की जनता की भी और वहाँ की जनता की भी। इसलिए हमारे को पाकिस्तान के ट्रैप में भी नहीं आना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ट्रैप में नहीं आना है। मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, और दिशा उनको आप दीजिए, संदेश दीजिए, लेकिन समस्या का समाधान भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की समस्या है, जैसे मित्र ने बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो हमको मिलना चाहिए, उसका डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट में चलना चाहिए। मध्यस्थता हम लोग चाहते नहीं है, तो सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि बातचीत हो। अगर बातचीत के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तो फिर तो बहुत बुरा होने वाला है, जिसका परिणाम जो है हमको भी भुगतना पड़ेगा, उनके देश को भी भुगतना पड़ेगा, और पूरे इंटरनेशनल विश्व की जो पॉलिटिक्स है उनको भी भुगतना पड़ेगा। चलिए प्रवीण जी से जान लेते हैं। प्रवीण सर, क्या लग रहा है आपको, जो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लाल रेखा खींच दी है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते अब बंद हो जाएंगे, या फिर जो बातचीत की प्रक्रिया है वो जो परंपरा है, राजनीतिक परंपरा है, उसके हिसाब से अगर होती है तो इसे जारी रखा जाएगा? देखिए पूजा जी, ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान से वार्ता बंद हुई है। पाकिस्तान जब से बना है तब से हम उससे किसी ना किसी विषय पे बात कर रहे हैं। अनेक बार जब पाकिस्तान बहुत ज्यादा भटक जाता है, ये वार्ताएं बंद होती हैं। ऐसे भी मौके आए हैं, वार्ता 5-5 साल बंद रही है। 80 के दशक में लगभग 5 से 6 साल बंद रही थी, और उसके बाद शुरू हुई थी। तो आप ये ना समझे कि कोई ये मोदी जी ने कोई लाल रेखा या नीली रेखा या पीली रेखा खींच दी। रेखा का कोई रंग नहीं है। एक निर्णय लिया गया है कि भाई पहले पाकिस्तान अपनी स्थिति को थोड़ा स्पष्ट कर ले, हम बात करना दोबारा शुरू कर देंगे। बात तो कभी बंद होनी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला नासुर है, जैसे वो है ना कि जितनी बारी रावण मरता था उतनी बारी एक और नया सिर लेके उठता था। तो पाकिस्तान से कभी भी कोई समस्या परमानेंटली सॉल्व नहीं होनी है, ये तो चलता रहेगा और बात भी चलती लेकिन रहेगी। लगता है आपको प्रवीण जी कि जो रुख है पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान गंभीर है इस मसले को सुलझाने के लिए बातचीत का जरिया, जिसकी हिमायती बना हुआ है पाकिस्तान कि पाकिस्तान वो वाला रावण है जिसको जितनी बार मारेंगे एक नया सिर लेके आएगा। वाजपेयी जी ने भी कहा, दत्ता जी ने भी कहा, स्वयं आपकी रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो दूसरे देशों से गाइडेड रहता है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या, जो बात अगर आप एक अच्छी हेल्दी चर्चा में बैठेंगे तो सामने आएगी, कि कहीं ना आज इसको अमेरिका से जोड़ के मत देखिए या अफगानिस्तान से जोड़ के मत देखिए। आज पाकिस्तान संभवतः ये सब कुछ चीन के इशारे पे कर रहा होगा। हमारे को पाकिस्तान से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो चीनी बॉर्डर भी जहां जहां लगता है, अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आए हैं कि बातचीत रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे किस तरीके से अमेरिका की प्रॉब्लम ये हो गई है कि अमेरिका को अब भारत सरकार, जिस दिन से मनमोहन सिंह जी गए हैं, अमेरिका की समस्या ये है कि अब उसको ये लगता है बराबरी की सरकार से बात करनी पड़ रही है। तो अमेरिका तो ये सब बोलेगा,
अमेरिका को तो बोलना इसलिए है कि उसे तो बीच में आने के लिए कोई मौका तलाशना है, उसकी मजबूरी है कि उसे मोदी जी को किसी तरीके से थोड़ा सा मार्जिनलाइज या डाउन प्ले करवाना है। तो अमेरिका का विषय तो इस वक्त एक ऐसा विषय बन गया है, अमेरिका के साथ तो वो कहते हैं ना सांप चंदर वाला मसला हो गया है। अमेरिका ना तो हमसे बिगाड़ सकता है और बना इसलिए नहीं पा रहा कि मोदी जी का तो थप्पड़ बहुत जोर का पड़ता है, ओबामा को डर लग रहा है कहीं गाल पे पड़ गया तो बहुत मुश्किल आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजों को इल्जाया जा रहा है, मगर ज्यादा बड़ा मुश्किल हमें इस मुद्दे में कूटनीतिज्ञों को हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि क्या पाकिस्तान की सेना और चीन का कम्युनिस्ट शासन ये दोनों मिलके तो कोई गेम नहीं खेल रहे, वो है मुद्दा जो हमें ध्यान रखना है। और रही बात वार्ता की, तो वार्ता तो बिल्कुल मैं तो इसे स्वीकार करता हूं कि उचित समय में जरूर दोबारा शुरू होगी। जी, वाजपेयी जी से भी जान लेते हैं। वाजपेयी जी, अभी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे अपने देश की बात करें या फिर विदेशों से। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। क्या लग रहा है अमेरिका का जो ये रुख है, अमेरिका क्या चाहता है? नहीं, अमेरिका तो देखो, अमेरिका के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो हमारे एशिया रीजन में आते हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो इराक है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे उधर सीरिया है, वो सारे देश जो हैं उसके दुश्मन बन चुके हैं। और सारे, अब इसके पड़ोसी देश नेपाल है, अपना पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और जो म्यांमार है, ये सारे कंट्रीज में चाइना का धीरे धीरे प्रभुत्व बनता जा रहा है, ये भी बात तय है। तो अमेरिका किसी तरह से चाहता है कि इंडिया के माध्यम से हम इस रीजन में अपनी घुसपैठ बनाएं दोबारा से, और अपनी पकड़ दोबारा से बनाएं, जिससे कि चीन विश्व के राजनीतिक पटल पर एक नंबर 1 की ताकत न बन जाए। ये उसकी मजबूरी है। इसीलिए अमेरिका हमारे ऊपर भी हाथ रखता है, हमारे मोदी जी को भी बुला रहा है सितंबर में, पाकिस्तान में चाहता है कि दोबारा से उनकी गोद में आ जाए। लेकिन हमको, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किसी की गोद में बैठना नहीं है, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी है, किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि अल्टीमेट अगर कोई सेंटर बनता है तो वो यही रीजन बनता है। इसलिए ज़्यादा कठोरता भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लचीलापन भी नहीं चाहिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि वार्ता, सिग्नल तो आपने दे दिया, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वार्ता के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अल्टीमेट जनता को भुगतना पड़ेगा। तो जनता को बचाना है, देश को बचाना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से किसी दूरगामी परिणाम से अगर बचना है तो लचीलापन रखना पड़ेगा, जो हमारे नेचर में है, हमारे देश के लोगों में, हमारी प्रकृति में है। कठोर फैसले हम लेने की स्थिति में ना तो हैं और ना हमको लेने चाहिए। जी, तो अभी आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है ये उचित है और देश हित में है? ये, इसको हम इस तरह से कहें, एक 50% फैसला ठीक मानना चाहिए। इसको एक सिग्नल दिया है उन्होंने कि ये हम लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं करें। और उन्होंने कहा भी है कि मध्यस्थता हमको बर्दाश्त, हमको अपने देश में कोई इंटरफेरेंस करे ये हमको बर्दाश्त नहीं है। तो ये एक मैसेज ठीक है, लेकिन बहुत वो, जैसे आपने कहा कि रेखा खिंच गई है, वो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वार्ता बंद होगी, 5 साल बंद रहेगी या 4 साल बंद रहेगी, तो उसके परिणाम दोनों कंट्री को भुगतने पड़ेंगे। अब समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, डिजिटल युग है, ई गवर्नेंस का युग है, ये इंटरनेट का युग है। तो उसमें 5 साल अगर स्टैग्नेशन होता है या 4 साल स्टैग्नेशन होता है तो अल्टीमेट नुकसान हमको भी है। पड़ोसियों को साथ रखना है, व्यापार खोलना पड़ेगा। अब जैसे अभी हमारे यहाँ मान लो प्याज की दिक्कत हुई, अगर उनसे ट्रेड होता तो प्याज वहां से खटाखट आ जाता और बहुत सस्ते रेट पे आ जाता। तो मेन मुद्दा हमको ये मान के चलना है, इसको कोई इगोइस्टिक उसमें लेके नहीं जाना है, उनके उकसावे में नहीं आना है। लेकिन इसके साथ साथ हमको कड़े फैसले इस बाबत लेने होंगे कि हमारे कंट्री में जो अलगाववादी लोग हैं उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखनी होगी, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना होगा, जिससे उनकी भी जरूरत ना हो कि वो इस तरह की हरकतें यहाँ कर पाए। जी, ये मेरा मानना है। जी, 27 मई को जब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, उस दौरान ही तय हुआ था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से तय किया गया था कि विदेश सचिव की मुलाकात की जाएगी और तारीख भी डिसाइड की गई थी। लेकिन जो बातें उस समय सामने आई थी, दोनों मंत्रालयों की तरफ से जो बात सामने आई थी, उसी वक्त की कुछ अंतर नज़र आ रहा था। भारत की तरफ से अगर कहा जाए तो ये बयान सामने आया था कि मुलाकात में आपसी संबंधों को सुधारने के रास्ते ढूंढे जाएंगे और किन विषयों पर बातचीत की जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। और इस तरह की भाषा को टॉक्स अबाउट
टॉक कहा जाता है, जिस तरीके से कूटनीतिक भाषा की बात की जाए। लेकिन पाक की तरफ से जो बयान आया वो बेहद महत्वाकांक्षी था। उस समय उनकी तरफ से जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर बातचीत होगी। क्या ये बयान जो उस वक्त आया था उसी से समझ में आ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान का जो रुख है, पाकिस्तान का जो रवैया है, वो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड यहाँ पर अपना रहा है और क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है? नहीं, ये तो तय है, उनकी तरफ से तो कभी क्लियर रहा ही नहीं। कहते कुछ है करते को है, वो तो सबको मालूम है इस बात का। लेकिन सवाल ये है, हमको बड़े भाई का रोल प्ले करना है। छोटा भाई अगर गड़बड़ भी करता है तो भी हम उसको डांट टपट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि उसको घर से निकाल देंगे। ये आप मान के चलिए, उनकी तरफ से हर वक्त गुस्ताखियां होती हैं, जानबूझ के गुस्ताखियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको याद होगा, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हो, उन्होंने कहा था सब कुछ हो सकता है लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो वो ध्यान मोदी जी को रखना होगा, किसी हद तक जाना होगा, लेकिन दरवाजे खोलने होंगे। ये बगैर दरवाजे खोले, बगैर बातचीत जी बिल्कुल। प्रवीण जी से जानते। प्रवीण जी, एक बड़ा ये अहम सवाल है कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते और पाकिस्तानी हमारा पड़ोसी रहेगा, ये तय भी है, लेकिन उसका जो दोहरा चरित्र है उसे भी बदलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में भारत सरकार के लिए भी काफ़ी मुश्किल है उसको समझना, वो क्या करने जा रहा है, उसकी नीतियाँ क्या रहने वाली है। ये सब एक बड़ा तीखा सवाल है जिसको समझना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान के चरित्र को समझना बेहद मुश्किल है, ये तो सभी जानते हैं। मगर पाकिस्तान के साथ आपको नरमी एक सीमा तक रखनी होगी। पाकिस्तान को गर्म इलाज की भी एक जरूरत समय समय पर रहती है। आप ये देखें, कारगिल के बाद वो धीरे धीरे कुछ समय के लिए सुधरा। अब वो सुधरा, उसके पास और प्रॉब्लम्स आ गई, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम आ गई, अमेरिका का पैसा आ गया, उसने फिर बदमाशियां शुरू की, कहीं हाफिज सईद, कहीं दाऊद इब्राहिम। तो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। और मैं वाजपेयी जी से सहमत हूं कि पाकिस्तान हमारा वो भाई है या वो पड़ोसी है कि जिसको हर दशक में एक बार हमें एक प्यार भरा थप्पड़ जरूर मारना पड़ेगा। और लगता है फिर वो समय कहीं ना कहीं घूम रहा है हमारे चारों ओर। हल्का सा कुछ आए हैं मोदी जी, कुछ हल्का सा मिलेगा, उसके बाद धीरे से काफी दिन तक ठीक चलेगा पाकिस्तान जी। और मगर एक बात है, मैं वाजपेयी जी की और दत्ता जी की एक बात से बहुत सहमत हूं कि इस वक्त जो हो रहा है उसके पीछे इंटरनल क्राइसिस से भी एजेंडा शिफ्ट करने की एक भावना हो सकती है। दूसरी ओर जो मेरी अपनी मानना है, हमारा बीजेपी में बहुत लोगों का मानना है कि चाइना से भी कुछ ना कुछ इसमें सहयोग हो सकता है। सर, जब नवाज शरीफ भारत आए थे उस दौरान भी नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से संकेत दे दिया था कि अलगाववादी नेताओं से आप मुलाकात नहीं करेंगे, और वो नहीं मिले थे उस समय। लेकिन अब जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, 25 तारीख की जो बातचीत होने वाली थी वो इसी बात पर थी कि अब क्या बातचीत होगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी। 25 तारीख को ये तय होने वाला था, लेकिन उसके पहले आखिर ये सब जो खेल बिगाड़ा वो तो पाकिस्तान ने ही बिगाड़ा। पाकिस्तान ने इसलिए खेल बिगाड़ा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बात करने की स्थिति में ही नहीं है। नवाज शरीफ के सामने एक तरफ तो इमरान खान और कादरी जी वाली प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नवाज शरीफ के सामने वहां की सेना है। जो सेना भी डंडा घुमा रही है। सेना, पाकिस्तान की सेना का रोजी रोजगार सब कुछ एक ही चीज पे चलता है, भारत का विरोध। पाकिस्तानी सेना सुख साधन भोगती है भारत विरोध की आड़ में। और नवाज शरीफ, पता नहीं इस व्यक्ति के बारे में, मैं वाजपेयी जी ने कहा कि शायद शरीफ आदमी है, मगर मेरा मानना यह है, मैं नहीं समझ पाता ये शरीफ है या बदमाश है। मगर नवाज शरीफ बार बार एक चेहरा जरूर सामने लाते हैं ऐसे व्यक्ति का जो भारत से मित्रता करना चाहता है। वो दिखाते जरूर है, और जब भी वो ये दिखाते हैं उसके तुरंत बाद भारत को, जैसे कहते हैं, मेंटल टॉर्चर देते हैं ऐसा कि भारत रिएक्ट करने पे बाध्य हो जाता है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी नए आइडियाज लाते हैं, जो आप उनके स्पीचेस में देखिए, उनके उसमें देखिए, सारे भाषण में देखिए। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये संदेश जाना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि क्यों ना, जब इंटरनेशनल ट्रीटीज हमारी हैं,
क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इस मसले को रखते, क्यों नहीं वहां पे बड़ी मजबूती से अपने पक्ष को रख के वहां से कोई फैसला करवाते। वो मध्यस्थता नहीं है, कोर्ट की मध्यस्थता अगर कोई चीज है तो वो सबको मान्य होगी। इस तरह की तरफ क्यों नहीं कोई कदम उठाया जाता? अगर वो कदम उठाया जाए और उसी के तहत दोनों तरफ से कोई डायरेक्शन आए कि इन मद्दों पर, इन इश्यूज पे आप बातचीत करिए, ये जनता के, दोनों देश की जनता के हित में, तो शायद कोई बात बनने की शुरुआत हो सके। लेकिन इस तरह से बात बंद नहीं होनी चाहिए। मोदी जी को इस बात का बड़ी सख्ती से, बड़ी मुस्तैदी से ध्यान रखना होगा और कठोरवादिता से ये देश के संबंध सुधरने वाले बिल्कुल नहीं है। आप सर, एक सवाल यहाँ पर जो मैं जानना चाह रही हूँ, शिमला समझौते के तहत ही जब ये तय हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर के दो पक्ष हैं, भारत और पाकिस्तान, तीसरा पक्ष इसका कोई नहीं है, इसके बाद भी पाकिस्तान को क्यों लगता है कि अलगाववादियों से अगर बातचीत करेंगे तो मामले का हल निकलेगा? नहीं, अलगाववादियों को तो आप देखिए ना, धीरे धीरे पकड़ हो गई, आउट हो गए। वो तो पिछले 10 साल से बिल्कुल आउट है। वो तो 4, 5, 6 गिने चुने लोग रह गए हैं। वो लोग अपने आप की प्रेजेंस शो करने के लिए जनता के बीच में इस तरह की हरकतें करते हैं। अदरवाइज वहां देखिए, एनसी की गवर्नमेंट आई है, पीडीपी की गवर्नमेंट आई है, बीएसपी के एमएलए आए हैं, बीजेपी के अभिजीत के आए हैं। तो अब उन लोगों का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ फंडामेंटलिस्ट हैं, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में, बल्कि जम्मू में नहीं, कश्मीर में कुछ 4, 5, 10 लोग हैं जो इस तरह की उकसाईवादी हरकतों में आके अपने आप की प्रेजेंस जिंदा रखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर भारतीय कानून, बिकॉज भारतीय कानून वहां भी लागू होता है, उसके तहत अगर उन पर कार्रवाई की जाएगी तो ये बहुत हद तक कंट्रोल में होगी बात, क्योंकि वहां की जनता भी अब उनकी सपोर्ट में खड़ी नहीं होती है। ये आप मान लीजिए। बिल्कुल। तो सर, प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब जो संदेश यहाँ पर उन्होंने दिया बेहद कड़ा संदेश है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है। क्या कुछ अब नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा? देखिए, ये बहुत गंभीर मसला होता है और एक टीवी डिबेट में बैठ के एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए इस पे ये बोल पाना संभव नहीं है कि मोदी जी का अगला कदम क्या होगा। मगर मोदी जी को जितना हम लोग समझते हैं या इस सरकार की नीतियों को जितना एक आम कार्यकर्ता भाजपा का समझता है, उसके अनुसार मैं ये मानता हूं कि मोदी जी एटलीस्ट इस टाइम कोई सॉफ्ट लाइन नहीं अपनाएंगे। मोदी जी कुछ समय के लिए वार्ता बंद करने के रास्ते पे जाएंगे और पाकिस्तान को एक बार की, देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान हमारे से रिलेशंस को कॉर्डियल नहीं कर रहा है तो हमारे लिए तकलीफ है। और वो तकलीफ क्या है कि हमें 24 घंटे अपनी सेना को सतर्क रखना पड़ता है। मगर पाकिस्तान के लिए इसके आर्थिक रिप्रेक्शंस हमारे से कहीं ज्यादा खराब है। बहुत सारी ट्रेड है जो पाकिस्तान की हमारे सहारे सरवाइव कर सकती है और करती है। और जब से ट्रेड खुला है तो पाकिस्तान एज ए इकोनॉमी पूरा ना भी ग्रो करता हो, मगर पाकिस्तान में जो ट्रेडर वर्ग है उसको बेहद लाभ हुआ है। मैं खुद पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, जहां पाकिस्तान से आने वाली बहुत सारी खाने पीने की चीजों का आयात होता है। जी सर, एक सवाल, वक्त की कमी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे आना चाह रही हूँ कि सितंबर में जो भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिका में जो होने वाली थी, जिसकी रूपरेखा इस बैठक में तय होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया, क्या उस पर इसका असर पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी इतना गंभीर होगा। देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक बातचीत होती है ना जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातचीत होती है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की वार्ता, क्योंकि एजेंडाज वहां से तय होते हैं। ये जो बड़े नेता मिलते हैं जी, तो इसमें तो औपचारिकताएं होती है, हैंड शेकिंग ज्यादा होती है, कंसोलिडेटेड वर्क तो नीचे से होके आता है फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर लेवल में। तो वो वार्ता इसलिए हो सकता है मोदी जी स्वीकार कर लें करना वो हैंडशेक वार्ता कि एक वही जो बात वाजपेयी जी ने कहा है कि हमें सारे एवेन्यूज बंद नहीं करने हैं, तो हो सकता है हम हाथ मिलाने की बात पे मान जाएं, मगर इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। और ये फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स जो इस समय बंद हुई हैं, ये बिल्कुल जायज देश हित में उठाया हुआ कदम है।
10-12 साल बाद किसी सरकार ने पाकिस्तान को एक चेतावनी तो दी आगे बढ़ के, इसे हमें इस रूप में देखना नहीं, पर इसमें आप एक बात और देखें कि जब भी वार्ता की शुरुआत हुई है तो पहल हमारी तरफ से होती है, पाकिस्तान कभी पहल नहीं कभी करता पहल है। नहीं। तो वही अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी, ये मान के चलें। चलिए, तो अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि अब पुराना जो सिस्टम है वो सिस्टम नहीं चलेगा, जो दस्तूर है उस दस्तूर का पालन करना होगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी बातें जो हैं वो काफ़ी चुभने वाली कही जा रही है, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल राजचक्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, जिया न्यूज़ पर खबरों का सफर बना रहेगा।